बजट 2025-26 में फाइलर के लिए एक नई कंडीशन ऐड की गई है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर आप किसी ऐसे सप्लायर से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं जो जिसका एनटीएन नहीं है, तो जो चीज़ परचेज़ कर रहा है उसने 10% तक फ़ाइन पे करना है। इससे पहले ऐसे नहीं था। इससे पहले जो सप्लायर है वो खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता था और जो भी फ़ाइन होता था, एक्शन होता था, वो सप्लायर के ऊपर था। लेकिन अब इसको रिवर्स कर दिया गया है, मतलब जो लोग चीज़ परचेज कर रहे हैं वही इस चीज़ का फाइन देंगे। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है उसमें वही में हूँ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो बजट है 10/6/2025 को उसको प्रपोज कर दिया गया, यानी कि अनाउंस कर दिया गया। अभी उसकी अप्रूवल नहीं आई, वो ड्राफ्ट है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरह की तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें अगर हम देखें तो फाइलर के ऊपर या जो एक बिजनेसमैन है उसके ऊपर एक और कंडीशन ऐड की गई है। अगर आप फाइलर हैं और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो काम एफबीआर ने करना है अब आपने करना है। मतलब आप अगर फाइलर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अब आपने अपने सप्लायर को कहना है, अपने वेंडर को कहना है, या जिन लोगों से चीज़ें परचेज कर रहे हैं उनको कहना है कि आप अगर एनटीएन लेंगे तो मेरा फ़ायदा होगा वरना मुझे नुकसान होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे आप हैं, यानी कि आप हैं, यू हैं, और यहाँ पे आके आपका सप्लायर है, हम ये कह सकते हैं जिनसे आप चीज़ें परचेज करते हैं, और इसको आप कह सकते हैं ये मिस्टर ए है। और यहाँ पे आप चीज़ें सेल करते हैं जो मिस्टर बी है, यानी कि जिनको आप चीज़ें सेल कर रहे हैं आपका कस्टमर है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफबीआर है। एफबीआर ने पॉलिसी बनाई और इन सब लोगों को मॉनिटर कर रहा है। अभी आप देखिएगा कि कैसी ये पॉलिसी बनी है कि अगर आप चीज़ परचेज करते हैं, जो आपका जिससे आप चीज़ परचेज कर रहे हैं मिस्टर ए है, अगर इनका एनटीएन नहीं है, अगर तो एनटीएन है फिर एक सेपरेट कंडीशन है, लेकिन अगर इनका एनटीएन नहीं है और सिर्फ इनका आईडी कार्ड नंबर है, मतलब वो टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपने, यानी कि अगर आप चीज़ें परचेज करेंगे तो आपने जितनी परचेज है उसका 10% फाइन पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज़ परचेज करते हैं 100 रुपये की, और अगर एनटीएन है ओके, सारे का सारा ओके है, कोई फाइन नहीं है। लेकिन अगर आप एक चीज़ परचेज करते हैं 100 रुपये की और इसका 10% आप लेंगे, जो कि 10 रुपये बनता है, ये आपके लिए फाइन है, पेनल्टी है। ये कैसे आपने पे करनी है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 30/6/2025 को आपने, या 26 की बात करते हैं, चलिए अगले साल से ये लागू होगा। 2026 को जाके आपने टैक्स रिटर्न फाइल की और आप ये कहते हैं सेल है मेरी फॉर एग्जांपल 1 लाख की, और यहाँ पे आप ये कहते हैं कॉस्ट आपकी है 70,000 की, और 30,000 पे आपका प्रॉफिट है। ये जिसे आपने परचेज की उसका था एनटीएन, और अब आपने टैक्स किस प्रॉफिट पे देना है, ये जो 30,000 है, जितनी भी अमाउंट होगी इस पे। लेकिन अगर एक ऐसी पार्टी है, इसी की एग्जांपल लें, जिसका सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड नंबर था, तो 1 लाख की सेल है, 70,000 अगर हम बात करें कि जी कॉस्ट है, तो 30,000 प्रॉफिट है। लेकिन अब लॉ ये कहता है ऐसा नहीं होगा, इसके मैं दो पोर्शन करूंगा, एक होगा 90% पोर्शन, एक होगा 10% पोर्शन। अगर आप इसका 70,000 का 10% लें, वो बनता है 7,000, तो हमें जो अलाउ की जाएगी कॉस्ट वो 70,000 नहीं की जाएगी, वो 63,000 की जाएगी। एक ही ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे प्रॉफिट 30,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा कितना हो जाएगा, 37,000। तो जब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर आपने ज्यादा टैक्स देना है। तो हम कह सकते हैं जो एक्सपेंस हमें अलाउ किया गया था, पेनल्टी पे करने के दो तरीके हैं, या तो आप कैश की फॉर्म में दे दें, या जो साल के एंड पे रिटर्न फाइल करनी है वहां पे जो एक्सपेंस आपको अलाउ है वो कम कर दिए जाएं। तो यहाँ पे एफबीआर ने ये कहा है कि जी मैं इसको कम कर दूंगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर आपने मुझे ज्यादा टैक्स देना है। अब इसी तरीके से इससे पहले मैंने लेक्चर जो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कस्टमर आपसे 2 लाख से ऊपर आपको कैश पे करता है तो यहाँ पे आपको 50% तक फाइन है, जो कि यहाँ पे 10% है परचेज के टाइम पे। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर से कैश लेते हैं तो फिर आपको कितना फाइन होगा, 50% तक। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो ये है कि एफबीआर यहाँ पे बैठा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देखा जा रहा है, आपको भी देखा जा रहा है, और ये जो मिस्टर बी है इसको भी देखा जा रहा है। जो काम एफबीआर की फील्ड फोर्स टीम ने करना था कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, वो काम कौन कर रहा है, जो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है
जो फाइलर है और प्रॉपर टैक्स दे रहा है, अब उसी के ऊपर ही एक पेनल्टी लगा दी गई है कि अगर तुम इससे ज़्यादा बिजनेस करोगे और कैश में करोगे तो जुर्माना देना है आपने, अगर इससे ज़्यादा परचेज करोगे और एनटीआर नहीं होगा तो आपने फाइन पे करना है। अब ये बंदा तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है, प्रॉपर हर चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है, उसी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं। तो ये इस तरह के जो मेजर्स हैं डिफरेंट तरह के वो जो है बजट में लिए गए हैं। इसके ऊपर हालांकि एफबीआर को खुद भी इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि जो यहाँ पे लोग हैं परचेजर को कैसे टैक्स नेट में लाया जाए, सेल को कैसे टैक्स नेट में लाया जाए ताकि बिजनेस को सपोर्ट किया जाए। अगर बिजनेसमैन इन सारे कामों में घुस जाएगा तो वो किस तरीके से अपना बिजनेस मैनेज करेगा, उसने बिजनेस भी मैनेज करना है, मार्केटिंग भी मैनेज करना है और अब टैक्स को भी मैनेज करना है। तो इस तरह की चीज़ें बजट में ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें ठीक भी हैं और कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो सेल और परचेज के हवाले से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स हैं या आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए एक लिमिट या एक बाउंड्री डिफाइन कर दी गई है। इससे पहले मैंने सेल का एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको 50% की एग्जांपल दी थी। तो अगर आपका कस्टमर जो है वो सिंगल इनवाइस 2 लाख से ऊपर जा रहा है, कैश दे रहा है, फौरी तौर पे रोक दें। शायद आपका उतना प्रॉफिट ना हो जितनी आपको बाद में पेनल्टी पड़ेगी। अभी आपको नजर नहीं आएगी कि अभी क्योंकि आपने फिजिकली या कैश तो पे करना नहीं है, ये पेनल्टी आपको तब पे करनी पड़ेगी जब आप साल के एंड पे टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे और आपका जो प्रॉफिट है आप अपने कैलकुलेट करके अपने प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स दे देंगे, लेकिन वो दोबारा कैलकुलेट करेगा और दोबारा आपसे टैक्स चार्ज करेगा क्योंकि आप उसके मुताबिक आपका प्रॉफिट ज्यादा है और आपके मुताबिक आपका प्रॉफिट कम है। तो ये पता तब चलता है जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ऑडिट होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इस वजह से जब भी कोई चेंजिंग्स आए बजट में, बिजनेस से रेलिवेंट हो, जॉब से रेलिवेंट हो, किसी भी जगह पे हो, फौरी तौर पे उसको क्विकली रिव्यू किया करें, उसको देखा करें कि ये आपके बिजनेस पे किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है। क्या अगर आपको नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप जो है किसी ना किसी स्टेज पे आपसे पेनल्टी रिकवर की जाएगी क्योंकि लॉ का पार्ट बन जाता है। तो लिहाजा इसको रिव्यू कर लें। और इसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो मिस यूज हो रहा है आईआरएस का यूजर नेम पासवर्ड, या आपकी कोई टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है या उसको अनऑथराइज यूज कर रहा है, उसके ऊपर भी एक लाइबिलिटी ऐड की गई है बजट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किसी की अगर रिटर्न फाइल करनी है तो आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से लेके चलनी है ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर कोई इशू ना आ सके। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि आपने जो परचेज करनी है एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब अगर आप फार्मर से ले रहे हैं, ग्रोअर से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मिल्क ले रहे हैं, इसके अलावा जो है आप कोई राइस ले रहे हैं, कोई वीट ले रहे हैं या कोई भी एग्रीकल्चर वेजिटेबल ले रहे हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से ले रहे हैं, फिर ये जो लिमिट है 10% वाली ये अप्लाई नहीं होगी। ये अदर देन दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा है वो उन पे अप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि आपने डायरेक्ट उस फार्मर से लेना है। अगर आप किसी दरमियान वाले बंदे से, एक फार्मर बेचता है मिस्टर सी को और उससे आप परचेज करते हैं तो फिर आपके ऊपर ये जो 10% की कंडीशन है ये लागू होगी। तो ये आपने याद रखना है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या क्या आता है ये कभी फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है जब बजट प्रूव होता है तो बता देंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है। और उसके लिए भी आपने एक सर्टिफिकेट साइन करवा के रखना है जो ग्रोअर है उससे, वो इनकम टैक्स में अवेलेबल है। मैंने वैसे पहले भी 2-3 साल पहले लेक्चर बनाया था, अभी उसको दोबारा फ्रेश भी कर देंगे जैसे ये जो बजट है अप्रूव होता है। तो वो डॉक्यूमेंट आपने साइन करवा के रखना है, वो आपको सपोर्ट करेगा कि वो बंदा किसान है या ग्रोअर है, वो दरमियान वाला बंदा नहीं है। उससे साइन करवा के आईडी कार्ड की कॉपी लेके आपने अपने पास रखनी है ताकि कभी फ्यूचर में कोई मसला आए तो आप उनके सामने डॉक्यूमेंट रख सकें। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने साथ साथ लेके चलनी है ताकि फ्यूचर में कभी आपके ऊपर किसी पेनल्टी का नोटिस या कभी ऑडिट में इस तरीके से आपके कैश फ्लो इम्पैक्ट ना हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।